हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। एक बार फिर से आज हम जो बात करने वाले हैं भारत की राष्ट्रीय आय से रिलेटेड। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज हम उनको देखेंगे। पिछले कई एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए भारत की राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो मैंने आपको बताया था किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, सही, गोवा। गोवा की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय की बात हम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और सबसे कम कहाँ की है, तो वो बिहार की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय वाला जो न्यूनतम आय वाला जो राज्य है वो बिहार है और अधिकतम किसकी है, गोवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। तो उत्पत्ति गणना का भी और आय विधि गणना दोनों का हम प्रयोग करते हैं भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसका है ये सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। जो ड्रेन का जो थ्योरी ऑफ ड्रेन दिया है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया है और इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी 1867 से 68 में, 1867 टू 1868 में सर्वप्रथम। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो है आपकी 20 रुपये बताई थी, 20 रुपीज़ बताई थी। तो सबसे पहले भारत की आय की जो गणना की वो किन्होंने की, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा होंगी। तो देखो, अगर वो भारतीयों ने पकड़ी हैं तो भारतीयों का हिस्सा है, श्रीलंकाइयों ने पकड़ी हैं तो श्रीलंका का हिस्सा है, इंडोनेशिया वालों ने पकड़ी है तो इंडोनेशिया का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत, क्योंकि वो जीडीपी में भारत की ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि वो भारत के मछुआरों ने पकड़ी है तो भारत की जीडीपी में ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवितरित आय। जो वितरित है, जो हमने किसी को बांट रखी है, उसका कैसे पता चलेगा राष्ट्रीय आय में। तो आय विधि, जब आय आपकी कितनी है में से राष्ट्रीय आय का आकलन अगर हम करते हैं तो उसमें अवितरित जो आय है उसको शामिल नहीं किया जाता है। इसमें पेंशन को भी शामिल किया जाता है, किराए को भी और मिश्रित आय को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है। तो किस एक को छोड़कर किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार की बचत का योग। अब कितनी बचत कर रहा है कोई, उससे कैसे पता चलेगा राष्ट्रीय आय का। सभी व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है, उससे भी राष्ट्रीय आय को पता चल सकता है। सभी प्रकार की जो आपकी आय है, जो आय हो रही है आपको, उसका भी निर्गत से भी पता चल सकता है। लेकिन आप कितना बचत कर रहे हैं उससे कैसे पता चलेगा राष्ट्रीय आय का। तो केवल जो सभी प्रकार की बचत का योग है, इसको छोड़कर जो है अन्य सभी तरीकों से राष्ट्रीय आय का परिकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। ठीक है। सेवा क्षेत्र जो है ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, सेवा क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र के बारे में, सबके बारे में। तो सबसे जो मुख्य क्षेत्र है भारतीय राष्ट्रीय आय का वो है सेवा क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो किसका घटा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। कृषि का योगदान घटा है। अब देखिए, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। जो कृषि है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, विनिर्माण ये द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है, परिवहन और बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, जो ये 3 क्षेत्रों में हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये बांटी गई है। ठीक है, अब जो कृषि है, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ उस टाइम पर कृषि का योगदान सबसे अधिक था इन दोनों क्षेत्रों की तुलना में। ठीक है, लेकिन आज की तारीख में जो है, जो वर्तमान की अगर हम बात करें, तो जो हमारी सेवा क्षेत्र है उसका जो योगदान है वो सबसे अधिक है विनिर्माण और आपका कृषि को अगर कंपेयर करें तो किसका योगदान घटा है? तो कृषि का योगदान घटा है। ठीक है, विनिर्माण का फिर भी बड़ा है, जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है उसका बड़ा है थोड़ा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वो सेवा का बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा घटा है वो कृषि का घटा है। और सबसे ज़्यादा योगदान किसका है राष्ट्रीय आय में भारत की? तो वो है आपका सेवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैट्रिक पद्धति। उत्पादन पद्धति भी है, आय पद्धति भी है, व्यय पद्धति भी है। मतलब क्या उत्पादन कर रहे हैं, है ना, किस तरीके का उत्पादन कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय आय उससे भी मापी जा सकती है। आय पद्धति, किस प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उससे भी राष्ट्रीय आय मापी जा सकती है। व्यय, कोई कितना खर्च कर रहा है, उससे भी राष्ट्रीय आय, लेकिन मैट्रिक पद्धति नहीं है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष कर। जो अप्रत्यक्ष कर हैं, इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं, उन्हें घटाया जाता है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। तो राष्ट्रीय आय आपकी निकल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीएनपी। ठीक है, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ह्रास। ह्रास, ठीक है, ह्रास मतलब आपके जो लॉसेस होते हैं, ठीक है, वो क्या उसमें से हम घटाते हैं। देखिए, इसमें 4 पॉइंट आते हैं। जीडीपी, ठीक है, जीडीपी होता है। दूसरा आपका होता है एनडीपी और जीएनपी और एनएनपी। ठीक है, जीडीपी को हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर आपका होता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर आपका जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और एक एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं हम इसे। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं, एक फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसे हम बाद में बात करेंगे। अब ये जान लीजिए कि जीएनपी में जीएनपी और एनएनपी, ठीक है, अगर हम जीएनपी से एनएनपी निकालना है तो ह्रास को आप माइनस करेंगे, लॉसेस को माइनस करेंगे। यदि आपको जीडीपी में से जीडीपी में से एनडीपी निकालना है तो उसमें से आप ह्रास माइनस करेंगे। ठीक है, जीडीपी में से ह्रास माइनस करेंगे तो आपका एनडीपी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जब तक आप लिख के इसे नहीं बताऊंगा मैं, तब तक चीज़ें, जब हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है ये जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब इजी हैं। ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअली अगर समझाया जाए तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदू वृद्धि दर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? अब देखिए, 3 चीज़ें हमारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारा
1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। तो उसके अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, पीसी महालनोबिस। तो उसके अध्यक्ष हैं आपके पीसी महालनोबिस। तो उस 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। उसके जो अध्यक्ष रहे पीसी महालनोबिस थे और उनके 2 सदस्य भी थे। ठीक है, तो वो कौन थे? ये D.R. गाडगिल और V.K.R.V. राव थे। ठीक है, ये आपके सदस्य भी थे उस समिति के। अब 1950 में NSSO, मैंने बताया था ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था। 1950 में उसका गठन हुआ। ठीक है, 1951 में CSO का गठन हुआ। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। अभी जो ये NSSO है और CSO जो है वो एक संस्था हो गई है। 2004 में हुई है, ये मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं कि 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। उसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस और उसके जो सदस्य थे DRD गाडगिल और VKRV राव थे। फिर 1950 में NSSO का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ और 1951 में CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता के जो पूर्व है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नौरोजी व सिराज ने। ठीक है, तो नौरोजी व सिराज ने स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय आय से संबंधित अनुमान लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। तो पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी जो है सामने नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया 1867-68 में। ठीक है, 67-68 में। और उन्होंने जो राष्ट्रीय आय बताई वो 20 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम बताई, मतलब प्रति व्यक्ति जो आय बताई वो 20 रुपये बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। ठीक है, कौन बताता है भारत की राष्ट्रीय आय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1951 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। और सेवा क्षेत्र में आपकी ट्रेन्स, बस, आपका हॉस्पिटल्स, ये सब जितनी भी आपकी सेवाएं हो रही है सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में लिखा? धन का पलायन सिद्धांत मतलब धन पलायन हो चुका है, एक जगह से दूसरी जगह जा चुका है। जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आय से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।